जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी यूनिट 4 की समरी को करेंगे, जिसका नाम है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यहाँ पे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का मतलब है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको जो स्पेशल हैं, स्पेशल डिसेबिलिटी में भी हैं और कुछ गिफ्टेड चाइल्ड भी हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा कॉग्निटिव पावर है, इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब जो आम बच्चे के से तो आम बच्चों की अपेक्षा उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, किसी चीज़ को सीखने का जो है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। तो वैसे बच्चे को किस तरह से पहचाना जाए कि किस बच्चे को किस तरह का नीड है, जिस बच्चे को जिस तरह का नीड है उसको वैसा एड एंड नीड प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। सरकार हमेशा, गवर्नमेंट जो है शुरू से हमेशा से चाहती रही है कि यहाँ पे जो हमारा पहला जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया है उसमें हम जो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, अगर किसी भी तरह का आता है तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे कि गवर्नमेंट हमेशा से चाहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन देना। ये लिखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबको इंक्लूड करना, सारे बच्चे को। हमेशा से मतलब ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे को ही एजुकेशन मिल रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन देना हमेशा टारगेट रहा है कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको इंक्लूड किया जाए, सारे बच्चों को एजुकेशन दिया जाए और विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा ना हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब स्कूल ही उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराने में लैग कर जाए और बच्चे को सेपरेट ना किया जाए, बच्चों को इकट्ठे रख के मतलब सारे बच्चों को एक साथ लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाए। तो ये यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जब भी डिसेबिलिटी का बात आएगा तो सबसे पहले आप डिसेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। डिसेबिलिटी को डिफाइन करने का मतलब है कि एक बच्चे को स्पेशल नीड होना, एक स्पेशल नीड का जब ज़रूरत होता है ना, वो यहाँ पर डिसेबिलिटी बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में बोला जाता है, पर उसको अब बोला जा रहा है कि इसको अच्छे तरह से टर्म किया गया है। जैसे इम्पेयरमेंट वर्ड यूज़ करना, फिजिकली जो देख नहीं सकते उनको ब्लाइंड यूज़ ना करके उनको विजुअली इम्पेयर्ड वर्ड यूज़ करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी को थोड़ा एडवांस करके, थोड़ा अच्छा करके, जिससे सामने वाले का डिग्निटी हर्ट ना हो। और उसको इस तरह से बिल्कुल ना देखना, ये भी आप लाइन लिख सकते हैं आंसर में इसमें कि स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, जो डिजेबल बच्चे हैं, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके वो डिजेबल हैं या फिर वो कुछ अक्वायर नहीं कर सकते। डिजेबिलिटी उनमें नहीं है, डिजेबिलिटी हम में है कि हम उनको उनके ज़रूरत के हिसाब से इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है। तो अपनी डिजेबिलिटी को यहाँ पे ठीक करना है। सरकार चाह रही है कि स्कूल में जो प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम है, टीचर में जो प्रॉब्लम है, या टीचर जो कुछ जिस तरह का टीचर का ज़रूरत है जिस बच्चे को डील करने के लिए, तो उस टीचर को प्रोवाइड किया जाए। सबसे पहले वो डिजेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, आपकी बुक में जो दिया है। दूसरा आप लिखिएगा नेशनल सैंपल सर्वे। पहले तो आप फाइंड करेंगे ना कि कितने बच्चे डिसेबल्ड हैं। तो पहले तो आप पता है, जैसे घर में भी हम लोग कुछ आयोजित करते हैं पार्टी वगैरह, तो सबसे पहले देखते हैं कितने गेस्ट आने वाले, गेस्ट आएंगे, जितना ही गेस्ट होंगे उसके हिसाब से हम अरेंजमेंट करेंगे। ठीक वैसे नेशनल सैंपल सर्वे में पहले देखा जाता है कि कितने बच्चे, कितने लोग डिसेबल्ड हैं, जिसमें डाटा आपका लिखिएगा, आपकी बुक में है कि 2.2% जो बच्चे हैं डिसेबल पर्सन होते हैं। बच्चे क्या डिसेबल पर्सन होते हैं, तो उसके हिसाब से जो एड का प्रोवाइड किया जाए, मतलब हेल्प का प्रोवाइड किया, असिस्टेंस का प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद हमारा आता है कि कुछ 2-3 आपका टर्म दिया हुआ है आपकी बुक में, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट मतलब ऐसा होता है जिसको आप एप्लियंस के साथ हेल्प से या फिर कुछ हियरिंग, जैसे हियरिंग एड आता है, कान जो सुन नहीं पाते तो उनके कान में एक मशीन लगा देने पर फिर वो ना सुन पाते, बहुत हल्का हल्का आवाज़ को भी ना वो माइन्यूटली पकड़ लेता है, जिससे बच्चा सुन पाता है। तो कुछ इक्विपमेंट की हेल्प से उनका इम्पेयरमेंट को ठीक किया जा सकता है। डिसेबिलिटी एक लैक ऑफ एबिलिटी है, जो मूव नहीं कर सकते, हाथ मूव नहीं करा सकते हैं, या फिर पैर नहीं है जिनका, लिख नहीं सकते हैं, या मेंटली रिटार्डेड है। तो हर तरह का डिसेबिलिटी में भी वैरायटी है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी में हम पढ़ेंगे। पहले आपका ये जो पहला पॉइंट था, इसमें जो आपका बस डिसेबिलिटी को डिफाइन किया गया और नेशनल सैंपल सर्वे में कितने % डिसेबिलिटी पर्सन में देखा गया, ये बताया गया। एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में बताते हैं कि एजुकेशन के हमेशा से शुरू से रहा है कि कॉन्स्टेंटली रहा है कि बेटरमेंट किया जाए एजुकेशन को, कुछ एजुकेशनल नीड को कैटर किया जाए। कैटर मतलब कैटरिंग का सिस्टम आता है ना, जो प्रोवाइड कराते हैं आपको हेल्प। वैसे इनिशिएटिव रहा है, बहुत सारे इनिशिएटिव रहा है कि बहुत सारे स्कूल खोला जाए, जिससे जो बच्चे हैं स्पेशल वाले बच्चे जिन हियरिंग प्रॉब्लम है, ब्लाइंड है, उनके लिए ब्लाइंड स्कूल है बहुत सारा। मुंबई में भी कुछ स्कूल है, 3000 से ज़्यादा स्कूल खोला गया है, जिसमें ब्लाइंड बच्चे भी हैं, डीफ बच्चे भी हैं। तो इसमें पर ये बोला जा रहा है कि ये स्कूल तो है ही, प्लस ऐसा भी हो कि बच्चे सेपरेट होकर ना पढ़ के सबके साथ मिल के पढ़ें। पर सबके साथ मिल के पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सारे स्कूल को बंद करा दिया जाए। इसमें आप सबसे पहले नाम लिखेंगे, यूनिसेफ का नाम लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेट करके IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन,
ये एक प्रोग्राम को आयोजित की है, इंट्रोड्यूस की है, जिसमें पहले वो फाइंड करेंगे पहले वो फाइंड करेंगे कि कितने बच्चे जो हैं डिसेबल है और हर डिसेबिलिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिसेबिलिटी के हिसाब से इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी ज़रूरत है उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप इसमें जो एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन में आप क्या लिखने वाले हैं, मुंबई का स्कूल का नाम लिखने वाले हैं, यूनिसेफ का नाम लिखने वाले हैं और EIDC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम लिखेंगे। ये अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो आप इसकी अगर लिखें और हाईलाइट कर देंगे तो टीचर समझ जाएगा कि हाँ आप ये पढ़े हैं। कोई हर एक टॉपिक में ना एक को दो पॉइंट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, आपको वही पढ़ना है और वही दिखाना है टीचर के सामने, बाकी तो आप लिखेंगे उसको एलाबोरेट करके, पर जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये समरी है। हर चिल्ड्रन का राइट है एजुकेशन लेने का और हर चिल्ड्रन एक साथ एजुकेशन ले। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया जाए। तो जो आपका जो चार्ट बनाया है बुक में, पेज नंबर 63 खोल लीजिए, उसमें देखिए चार्ट बनाया हुआ है। पहले आपका सेग्रीगेटेड एजुकेशन होता था, सेपरेट कर देते थे, डिजेबल बच्चे को अलग सिखाया जाता था, अलग अलग एनवायरमेंट दिया जाता था। उसके बाद इंटीग्रेटेड होने लगा। इंटीग्रेटेड मतलब साथ में सबको मिलकर पढ़ा रहे। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब हर एक पढ़ के बच्चे को, ऐसा कोई बच्चा खाली ना रह जाए जिसको एजुकेशन ना मिला हो, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी में आप लिखिएगा कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये आपको मेंशन करना है तो करना ही है। ये जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में पहले तो ये एक्ट के अनुसार इंक्रीज किया गया डिसेबिलिटी। पहले डिसेबिलिटी बस 7 तरह का होता था, अब 21 तरह का है। 21 तरह का डिसेबिलिटी में आपको सारा याद नहीं करना, पर हाँ कुछ डिसेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, जिसमें ब्लड डिसऑर्डर, एसिड अटैक को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अभी तक से हम यहाँ तक आए हैं। एजुकेशन समझ ली। क्लासिफिकेशन में आपको जो हम आपको एक एक्ट के बारे में बताएं उस एक्ट का नाम मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है, अभी अब हम आपका क्लासिफिकेशन में और दो चीज़ बता सकते हैं कि दो तरह का डिसेबिलिटी देखा गया है। आपका एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होता है और एक दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी होता है जो लोग ना पढ़ नहीं पाते हैं, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है जो कुछ लोग सीख नहीं पाते हैं। और इसमें बताते कुछ लिटरेचर का भी होता है, कुछ जैसे आपका टर्म्स वगैरह हैं, जिसमें हम आपको पहले भी जो बताया कुछ टर्म को चेंज किया गया है। मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम दिया गया है, तो लिटरेचर में भी कुछ पार्ट को चेंज किया। ऐसा होता है ना कि एक अंधे बोलना है किसी को और एक सूरदास बोलना में डिफरेंस है ना, थोड़ा डिग्निटी के साथ बोलना है, तो लिटरेचर में भी कुछ चेंज किया गया है। बस ये इतना ही आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद हमारा आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आपको नाम पहले मेंशन करना है कि आपका जो स्कूल है, स्कूल हमारा सोशलाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक। ये हम लोग को सेम सब चाहता है कि सारे बच्चों को एक तरह का एजुकेशन दिया जाए, इसमें डिफरेंशिएशन ना हो। और जैसा जिसका अप्रोच है, मतलब सारे बच्चों को जिस तरह का हेल्प का ज़रूरत है उसको उस तरह से डिस्प्ले किया जाए, अप्रोचेस देखा जाए। और सबसे पहले उसके पहले देखना पड़ेगा कि किसको किस तरह का डिसेबिलिटी है। किसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है, किसी बच्चे को, जैसे आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ना, कहाँ गया स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में आपका बहुत सारा है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलेशिया है। इसका नाम तीनों याद रखिएगा, ये तीन आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है कि चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी जो रहता है वो कुछ किसी बच्चे में ना स्लोली देखा जाता है, किसी बच्चे में बहुत रैपिडली देखा जा सकता है। तो बहुत ध्यान रखा जाए, बच्चे में ध्यान रखा जाए कि किस तरह से इस बच्चे को किस तरह का डिसेबिलिटी देखने को मिल रहा है। कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते, सबको लगता है कि बच्चा बदमाशी कर रहा है, पर नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम हो। तो ये 3-4 तरह का आपकी बुक में जो दिया हुआ है नाम, 4 नहीं 5 दिया हुआ है, आप है ना उसको नाम याद रख लीजिएगा। डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया में मतलब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आता है। डिस्ग्राफिया है, जिस बच्चे को लिखने में दिक्कत आता है। डिस्कैलकुलेशिया, बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आता है, कैलकुलेट वो फास्ट नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया है, जो बच्चा है ना मोटर स्किल्स वगैरह जो बोलते हैं ना कि सेंस डायरेक्शन वगैरह के बारे में नहीं समझ, उसको लेफ्ट राइट ठीक से नहीं समझ में आता, वो जल्दी फास्ट नहीं आपको रिएक्ट करके बता पाएगा, उसको थोड़ा दिक्कत होता है समझने में। वो पी को जिस साइड पी को हमेशा जो राइट साइड से लिखता है ना, वो उसको लेफ्ट साइड से घुमा के लिख देगा, तो थोड़ा ये दिक्कत आ जाता है। PDB में दिक्कत आता है। तो ये ना एक तरह का प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोस किया जा सकता है। पहले समझा तो जाए, पहले रिकॉग्नाइज तो किया जाए कि हाँ इसको प्रॉब्लम है, वरना तो आधे बच्चों को लगता है, आधे पेरेंट्स लोग टीचर को लगता है ये बदमाशी है। इसलिए तो बोला जा रहा है ना कि टीचर में और स्कूल साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस आ जाएगा। स्कूल साइकोलॉजिस्ट को ये सब बताया जाएगा कि बच्चे में इस तरह का डिसऑर्डर देखा जाता है, ठीक है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है और एक तो आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। एक लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब हो जाता है एक नॉर्मल सा, थोड़ा बच्चे को समझने में दिक्कत आ रहा है, बच्चे को उतना फास्ट रिएक्ट नहीं करता है। और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आपका वही डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलेशिया वाला जो है 5 है। अब नाम याद रख लीजिएगा और फिर याद रह जाएगा, हल्का नाम से पता चल रहा है। उसके बाद हमारा आता है अर्ली इंटरवेंशन एंड असेसमेंट। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब, इंटरवेंशन मतलब आप हस्तक्षेप करेंगे उसमें और समझेंगे, पहले बच्चे से डील करेंगे, बच्चे से बात करेंगे कि हाँ बच्चे में ये प्रॉब्लम है, फिर उसको
असेसमेंट करेंगे, एक डाटा तैयार करेंगे और डाटा तैयार करके बोलेंगे अच्छा बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स को और टीचर को उसके पीयर्स ग्रुप को किस तरह से उसको डील करना चाहिए या उसके साथ किस तरह से रिलेशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू द कुछ देखिए ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन डेवलप करता है दो कारण से, एक इनहेरिटेंस होता है उसके अंदर जो हम मतलब अपने खानदान से आया हुआ था, और दूसरा होता है एनवायरनमेंट, और कभी कभी दोनों ही इम्पैक्ट डाल देता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जनरली बोला जाता है कि वो हेरिडिटी होता है, पर कभी कभी ट्रीटमेंट से अर्ली स्टेज में अगर ट्रीटमेंट हो गया तो वो फिर डायग्नोस किया जा सकता है। पर बचपन में वही बात है, छोटे एज में आपको पता पहले करना पड़ेगा कि हाँ बच्चे को इस तरह का प्रॉब्लम है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो होता है रिकॉग्नाइज किया जाता है, कभी कभी ना हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो ट्रीट कर लेंगे अर्ली फेज, यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन का बात किया जा रहा है, पर कभी कभी हम लोग टीचर नहीं समझ पाते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस रहता है, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते, पेरेंट्स कभी कभी बच्चे को लेजी समझते हैं, को लिखना नहीं चाह रहा है क्या, फिर कभी कभी बोलते हैं कि मंदबुद्धि बच्चा है, गुस्सा दिला रहा है, इसका बच्चे का ध्यान ही नहीं है, उसको पीटना चालू कर देते हैं, जिससे ये और वर्स हो जाता है कंडीशन उसका। ठीक है, दूसरा आता है प्यूनिटिव मैटर रहता है, कभी कभी पनिशमेंट के कारण बच्चे और बात नहीं करते, अपना प्रॉब्लम नहीं शेयर कर पाते हैं, बच्चे को अपने अंदर एक रिग्रेट फीलिंग आता है, फिर बाद में ये जो छोटा प्रॉब्लम था ये दूसरा डिसेबिलिटी का कारण ले लेता है, डिसेबिलिटी का फॉर्म ले लेता है। उसके बाद ये और पेरेंट्स का भी हार्श बिहेवियर रहता है, तो इसलिए पहचाना जाए कि बच्चे में अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको पहले डायग्नोस करें, और डायग्नोस करने से पहले पहचानें। तो पहचानने के लिए कुछ टूल्स वगैरह आपकी बुक में जो दिया हुआ है, एक आपका सर्व शिक्षा अभियान मैनुअल है, दूसरा है आपका है निम्हांस बैटरी है। निम्हांस बैटरी एक टूल की तरह है, डायग्नोस्टिक टूल है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की, जिसके थ्रू पता किया जा सकता है कि किस बच्चे को किस तरह का डिसेबिलिटी है। 40% मार्क्स अगर 40% से किसी का मार्क्स अगर मतलब 40 उसमें मार्क्स दिया हुआ रहता है, बेंच मार्क रहता है, और जिसमें जाती है बहुत सारे 40% से ज़्यादा बच्चे लोग हैं ना जिसमें इस तरह का डिसेबिलिटी देखा जाता है। पर हाँ अर्ली इंटरवेंशन में बहुत एक अर्ली फेज में अगर उसको पहचान लिया जाए तो ठीक भी हो सकता है। ठीक है, निम्हांस का नाम याद रखिएगा, NIMHANS। ठीक है, निम्हांस आपके जो बुक में दिया हुआ है, इनका नाम याद रखिएगा। और दूसरा जो और तो कुछ नहीं है, ये एक टूल की तरह है, डायग्नोस करने के लिए है, अर्ली इंटरवेंशन जब आएगा तो ये आप नाम याद लिखिएगा ही। उसके बाद आपका निम्हांस इंडेक्स है, जिसमें पता किया गया कि हाँ जनरली जो बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है ये कॉमन प्रॉब्लम है, और कॉमन प्रॉब्लम भी ठीक किया जा सकता है। एक बैटरी टूल है, और दूसरा है आपका ये जो अप्रोच होना चाहिए इंडिविजुअलिस्टिक होना चाहिए, जिसमें हर बच्चे का अपना अपना एक प्रॉब्लम है, सबको जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं आंकना चाहिए, हर बच्चे का अपना एक स्ट्रेंथ वीकनेस है, उसके बेसिस पे ये हो। उसके बाद हमारा आता है ये आपका अर्ली इंटरवेंशन असेसमेंट। दूसरा है आपका डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन जो इंटेलिजेंस का धीरे धीरे मॉडिफाई हुआ है। पहले होता था कि एबिलिटी, इंटेलिजेंस का मतलब होता है लर्निंग कैपेसिटी, मतलब एबिलिटी टू लर्न, सीखने का एबिलिटी, कि कोई बच्चा कैसे सीख पा रहा है। पर ये ना जो धीरे धीरे ना और लाइफ एक्सपीरियंस के साथ और धीरे धीरे कुछ इनहेरिटेंस भी होता है, जो बच्चे बहुत जल्दी ग्रैस्प कर पाते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। कोई बात लर्निंग एटीट्यूड उनका बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग स्लो लर्नर होते हैं। तो ये ना दो तरह से देखा जाता है। एल्फ्रेड बिनेट जो है इसमें बोलते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वेल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं एकेडमिक्स में। ठीक, पर इसको पहले तो रहता था कि समझ का बात होता था, कि बुद्धि का बात होता था, पर इसको इंटेलिजेंस को, ये जो आपका इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को मैग्नीट्यूडली मतलब क्वान्टिफाई किया जाएगा, कि मापा जा सकता है किसमें, IQ के फॉर्म में। IQ का एक रेशियो होता है मेंटल एज और मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। IQ जो होता है ना, IQ मेन फैक्टर है जिसमें पता किया जा सकता है कि कौन सा बच्चे का इंटेलिजेंस, IQ के बेसिस बताया जा सकता है कि कौन सा बच्चा गिफ्टेड है या कौन सा बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। जनरली 1 से 2% बच्चे जो होते हैं वो जीनियस होते हैं, बाकी सारे लोग नॉर्मल होते हैं, और बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, या फिर बहुत ही उसमें इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही इंटेलिजेंसली वो डिजेबल होते हैं। कुछ आपका डाटा दिया है जिसमें से आप बस सारा याद मत रखिएगा, आपका जो पेज नंबर 69 में दिया हुआ है, जो 140 से अगर कोई बच्चा ज़्यादा मार्क्स लेके आता है मतलब वो जीनियस है, 70 से कम लाता है मतलब फीबल माइंडनेस है, मतलब वो थोड़ा डिजेबल बच्चा है, माइंडफुलनेस वाला बात आता है इसमें। उसके बाद हमारा आता है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लेवल्स एंड असेसमेंट। इसमें आपका आता है कि बच्चे ना जनरली अडेप्ट करने लग जाते हैं। इसमें आपका है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वही वापस बताया है कि 2 तरह का होता है, हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी में जनरली जो मदर होती है अगर वो अल्कोहल ली होती है प्रेगनेंसी के टाइम में तो हो जाता है प्रॉब्लम। कभी कभी बर्थ होने के बाद बच्चे पेरेंट्स का नेगलेक्ट देना होता है, न्यूट्रिशन नहीं देना, तब उसके बाद प्रॉब्लम हो जाता है, प्री नेटल इन्फेक्शन लग जाता है, तो जनरली ऐसा प्रॉब्लम भी हो जाता है बच्चे को। इसके पीछे कारण बता रहे हैं। उसके बाद आपकी बुक में जो दिया हुआ है
कि हाँ, एक होता है और उसमें एक इंटेलिजेंस आईक्यू के बाद एक आईक्यू के बाद आता है सोशल क्वेश्चन। सोशल क्वेश्चन होता है बच्चे ना सोशली किस तरह से बिहेव करता है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे लोग को प्रॉब्लम आता है कि पढ़ने में तो ठीक है, दिक्कत आ ही रहा है, पर सोशली वो ठीक तरह से बिहेव नहीं कर पा रहे हैं। और जनरली थ्री जो 3 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका आईक्यू उतना ज़्यादा जनरली नहीं होता। तो ये जो टेस्ट है ना आपका, जो हम लोग आईक्यू के टेस्ट के लिए जो टूल अप्लाई कर रहे हैं, वो जनरली छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। उसके बाद उसके बिहेवियर को भी असेस करते हैं कि वो घर पे किस तरह से बिहेव करते हैं, अपने पीयर्स ग्रुप के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। ये सबको असेस करके ही एक डाटा तैयार किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कौन से बच्चे का इंटेलिजेंस किस तरह का है। हो गया यहाँ पे आपका। अब आता है हमारे गिफ्टेड चाइल्ड। यहाँ तो डिसेबल बच्चे के बारे में बात किए। अब आता है एक्सेप्शनल बच्चे और गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब होता है जिनके पास एक्स्ट्रा थोड़ा पावर हो, पावर इन द सेंस विजुअल पावर बोल रहा है, मेंटल पावर हुआ, समझने का कैपेसिटी, याद करने का कैपेसिटी, याद रखने का कैपेसिटी। बहुत बच्चे होते हैं ना जिनको इतना सारा चीज़ ऑलरेडी पता होता है, तो छोटे इतने से एज में इतने बड़े क्लास का मैथ्स बना रहे होते हैं। तो ये पहले आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई करने में आपका है कुछ है कि आप आईक्यू लेवल जनरली इनका जो होता है गिफ्टेड चाइल्ड का, जो जीनियस होते हैं उनका 140 से ऊपर होता है। और ये इस हर किसी भी चीज़ में भी एक्सीलेंट हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, क्रिएटिविटी में हो सकते हैं। तो पर पता कैसे किया जाए कि बच्चे कौन से बच्चे कुछ बच्चे गिफ्टेड हैं कि नहीं है। तो इसके लिए कुछ सरकार ना इनिशिएटिव लेके आई है। PSA या जो आपका दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, आपके बुक पेज नंबर 71 में देख लीजिए। आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन इन इंडिया जो है ना, उसमें PSA लिखा हुआ है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है। उसके बाद वो किसके साथ कोलैबोरेट करके रखी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके आती है, और अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ, जिसमें आपका बहुत ओलंपियाड वगैरह आता है ना, ओलंपियाड का फॉर्म आता है, तो इसमें लगता है कि बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा। वो देखना चाहती है, वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट लेके रखी है, जिसमें पता चले कि कौन सा बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है। उसमें जिसका मार्क्स ज़्यादा आता है, उसमें समझ में आता है कि वो बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है, और उसके लिए उसको अलग स्कूल दिया जाता है। उसको होता है ना कि मान लीजिए ऑलरेडी जो एडवांस है, उसको थोड़ा सा और एडवांस किया जाए तो वो हमारे भारत में काम आ सकता है बहुत। अब स्पेस में वो अर्न कर सकते, स्पेस में जा सकता है, या फिर स्पेस में जा सकता है मतलब ये नहीं उसको बाहर भेज दे रहे। स्पेस का जो वर्क है ना आपका, इसरो है, इसरो में काम कर सकता है, या फिर बहुत एडवांस में कुछ टेक्निकली कुछ इन्वेंट कर सकता है। तो वो मतलब बोले नहीं कि उसके पास ऑलरेडी पावर है, तो उस पावर का यूज़ किया जा सकता है, उसको थोड़ा और पढ़ा के या फिर और नॉलेज दे के। ठीक है, तो इस पहले पहचाना तो जाएगा। तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ PSA जो है वो आपका कोलैबोरेट करके बताया गया है। और जो जनरली गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो कुछ टूल्स यूज़ किया जाता है गिफ्टेड चिल्ड्रन को पहचानने के लिए, एक कुछ टीम नियुक्त किया गया है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आइडेंटिफाई किया जाए। कुछ प्रोग्राम है, उसके बाद कुछ एक वेबसाइट भी है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि ये बच्चा है, या आपका बच्चा नहीं भी, आपके अगल बगल का बच्चा आपको लगता है कि नहीं ये बच्चा थोड़ा गिफ्टेड है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आप वेबसाइट में रजिस्टर भी करा सकते हैं। कुछ 3 मॉडल है, 3 मॉडल का नाम आप याद रख लीजिएगा, जिसमें आपका आता है नियाम्स मॉडल है, दूसरा है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी मॉडल है, और तीसरा है अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन मॉडल। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, आपको 3 नाम याद रखना है। पहला नाम आपको क्या बताया? अगस्त्य इंटरनेशनल, पहला नाम बताया आपका नियाम्स मॉडल, दूसरा आपका बताया है दिल्ली यूनिवर्सिटी मॉडल, और तीसरा बताया अगस्त्य इंटरनेशनल मॉडल। ये 3 आपको नाम याद रखना है, जिसमें आप पहला जो है आपका TNBRS है और PNBRS है। TNBRS मतलब टीचर नॉमिनेट करेगा एक बच्चे के बिहेवियर को देख के कि हाँ ये बच्चा स्पेशल है, और या फिर पेरेंट्स नॉमिनेट करेगा कि हाँ ये बच्चा, मेरा जो बच्चा है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्रिएटिव थिंकिंग रखता है। क्रिटिकल इन द सेंस बहुत ही क्रिटिकल नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, क्रिएटिव थिंकिंग रखता है। स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर उसके बाद उसका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में उसकी एक वर्कशॉप होता है, उसमें पता किया जा सकता है कि बच्चे है कि नहीं रियल में। वो लोग भी आप बोलेंगे मेरा बच्चा बहुत अच्छा एक्स्ट्रा है, तो आप वो थोड़ी ऐड कर लेंगे, वो फिर टेस्ट लेते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि हाँ ये बच्चा एक्स्ट्रा टैलेंटेड है या नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी कुछ स्टेज होता है जिसमें वो नॉमिनेट करते हैं। पहले स्कूल का जो टीचर होता है वो नॉमिनेट करता है बच्चों को, फिर वो एक मैथमेटिकल टेस्ट लेते हैं, स्मार्ट टेस्ट होता है। उसके बाद वो मार्क्स के बेसिस पे छांटते हैं कि कौन सा बच्चा है गिफ्टेड या नहीं है। उसके बाद है आपका अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन मॉडल, ये साउथ का है, इसमें इंडेक्ट ओलंपियाड है, अगस्त्य कैंपस है, जिसमें कुछ मैथमेटिक्स को लेके, साइंस को लेके कुछ वर्कशॉप लेके करवाया जाता है, एग्जाम वगैरह लिया जाता है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होता है, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे पता किया जा सकता है कि कौन से बच्चे गिफ्टेड हैं। उसके बाद आपको नाम याद रखना, गवर्नमेंट का कुछ फंडेड स्कीम है, ये जो आपका गवर्नमेंट का फंडेड स्कीम है, इसमें आप नाम याद रख सकते हैं। क्या है आपका? इंस्पायर अवार्ड है, मानक है और इंस्पायर अवार्ड है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, जिसमें एक 6 से लेके क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें पता किया जा सकता
सकता है। दूसरा है ध्रुव है, ओलंपियाड एग्जाम है। और फिर है आपका एक तो नवोदय विद्यालय है और जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिसमें कुछ मेथड्स वगैरह यूज़ करते हैं और वर्कशॉप कराते हैं, और उसके बेसिस पे मार्क्स आता है। मार्क्स के बेसिस से पता चलता है कि कौन से बच्चे गिफ्टेड है। अब मानक ध्रुव इंस्पायर्ड अवार्ड, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री का इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम है ध्रुव। ये कुछ पॉइंट आपको नाम याद रखना है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है रोल ऑफ द स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन स्पेशल एजुकेशन। इसमें क्या रोल होता है जनरली? देखिए, स्कूल साइकोलॉजिस्ट का ये स्पेशल एजुकेशन जो होता है ना, जैसे जो स्पेशल बच्चे हैं या फिर मेंटली रिटार्डेड है या फिर गिफ्टेड चाइल्ड है, इस बच्चों की एजुकेशन में, इस बच्चे को हेल्प में स्कूल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है? स्कूल साइकोलॉजिस्ट का ऐसा कुछ अभी खास रोल नहीं है, अभी तक ये नहीं है, पर हाँ सरकार कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, एफर्ट लगा रही है। जनरली पहले के जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट हैं वही थोड़ा मोड़ा हेल्प कर देते हैं, बच्चे को समझते हैं, बच्चे को हेल्प करते हैं कि प्लानिंग में कि किस तरह से वो क्रिटिकल थिंकिंग रख के अगर उनको स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस को किस तरह से डील करें, और उनको गाइड करते हैं, उनके पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, उनके केयर गिवर को भी गाइड करते हैं। पर ऐसा बहुत एडवांस अभी तक नहीं आया है भारत में, ठीक है। यहीं पर आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट, चैप्टर का मतलब समरी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप अगर बुक खोलेंगे तो आपकी पॉइंट खुद ही मार्क कर पाएंगे और ईजिली आप समझ पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो सही लगता है, और लाइक भी कर दीजिएगा।